बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इरफानुल्लाह और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को। बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कंडीशनल लॉजिक, फंक्शंस, लूप्स और अरेज वगैरह आ जाती हैं। सो आइए इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? A data type in a programming language is a set of data with values having predefined characteristics. एक सेट ऑफ डाटा होता है जिसकी पहले से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफ़ाइन कर दी जाती है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ डिफ़ाइन होती हैं? C++ में हमारे पास हेडर फाइल्स होती थी, वहाँ डिफ़ाइन हो जाती है। कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं बिल्ट इन, तो वहाँ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। और कुछ में हमारे पास जो है कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास नेम स्पेसेस होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से पहले से डिफ़ाइन होती हैं। अब उनकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंटीजर हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट हो गए, कैरेक्टर हो गए, स्ट्रिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं। अब डाटा टाइप के साथ जो है वो हम एक वेरिएबल नेम भी देते हैं। सो वेरिएबल क्या होता है? A characteristic number or quantity that increase or decrease over time। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, नंबर हो गया, कोई क्वांटिटी हो गई जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वेरी होती रहती है। डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट सिचुएशन में हम उसको असाइन करते रहते हैं। एक एग्जांपल दी गई है, इंट नंबर इज़ इक्वल टू 0। सो इंट जो है ये एक डाटा टाइप है और नंबर एक वेरिएबल है। ये कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उन डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। उनके नाम जो है वो इस टेबल में दिखाए जा रहे हैं। मिनिमम वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये डिफरेंट तौर पर लिखी जा सकती हैं। कहीं स्मॉल केस में होंगे, कहीं लार्ज केस में होंगे। डाटा टाइप्स में हमारे पास प्रिमिटिव होती हैं, नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव में हमारे पास बॉलियन आ जाते हैं, न्यूमेरिक में आगे कैरेक्टर होती हैं जिसमें 4 डाटा टाइप आ जाती है हमारे पास। और इंटीग्रल में फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट की। इंटीजर में अगर हम देखें तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये आ जाते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो फ्लोट और डबल वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम देखें नॉन प्रिमिटिव में तो स्ट्रिंग, अरे, लिस्ट, डाटा सेट, डाटा टेबल, इस किस्म की डाटा टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें कंडीशनल लॉजिक को। कंडीशनल लॉजिक आर फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which perform different computation or action depending on whether a programmer specified boolean condition evaluates to true or false। तो कंडीशनल लॉजिक क्या होती है? कोई प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट कंप्यूटेशन करने के लिए इसको यूज़ करता है, या अगर उसने एक बोलियन कंडीशन जो है वो एवेलुएट करनी है, कोई रिज़ल्ट लेना है कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके ऊपर कोई उसने कोई आउटपुट दिखानी है, तो वो कंडीशनल लॉजिक को यूज़ करता है। जैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट होगी हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम द केस ऑफ ब्रांच प्रेडिक्शन, this is always achieved by selectively altering the control flow based on some condition। अब ब्रांच प्रेडिक्शन को एक साइड पर रख के अगर हम बात करते हैं तो ये कंट्रोल फ्लो को सेलेक्टिवली स्विच करता है। स्विच कैसे करते हैं? इफ़ कंडीशन में हमने कुछ स्टेटमेंट दे दी और एल्स में हम कुछ और जो है कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे हमारे पास देखें, इफ़ समथिंग इज़ ट्रू डू समथिंग, एल्स डू समथिंग अदर, या डू समथिंग डिफरेंट। इस तरह अगर हम सिंटैक्स वाइज देख लें, हम सिंटैक्स स्पेसिफिक नहीं चलेंगे इस ट्यूटोरियल में, जनरल डिस्कशन करेंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट एक्सलेंट होगा। अगर 50 से ज़्यादा हैं, 50 से अबव हैं, तो रिज़ल्ट पास होगा। एल्स रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा? वो फेल होगा। इस तरह हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल लॉजिक में हम यूज़ करते हैं। द स्विच स्ट्रक्चर इज़ अ मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट दैट इज़ यूज्ड इन सच केसेस। मल्टीपल वे डिसीजन वगैरह में हम स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं टू मेक द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? कोड जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में
हमें जो है वो ये काफ़ी इजी रहता है। इनसे स्विच स्टेटमेंट में जो है वो हम इंटीजर वेरिएबल दे सकते हैं, या कैरेक्टर जो होते हैं जिसको हम उस जिसकी डाटा टाइप 4 है वो हम दे सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन जो है जो कि जिसकी टाइप इंटीजर हो वो हम दे सकते हैं। इसमें होल नंबर हो गए या डेसिमल वगैरह हो गए ये अलाउ नहीं होते, और हम कंपाउंड कंडीशन भी नहीं यूज़ कर सकते जिनमें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हों। हम वो कंडीशन जो है स्विच स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। इन स्विच स्टेटमेंट एंड इन केस स्टेटमेंट हम ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। द कॉन्स्टेंट्स आल्सो मस्ट बी इंटीजर कांस्टेंट। अगर हम कोई कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इंटीजर कांस्टेंट हो या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट हो। वी कैन नॉट यूज़ अ वेरिएबल नेम विद द केस की। केस कीवर्ड के साथ हम कोई वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एंड पे ऑप्शनल होती है, और अगर कोई केस स्टेटमेंट मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ये एक स्ट्रक्चर है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट में हम एक्सप्रेशन देते हैं, देन केसेस जो है वो चलते जाते हैं। केस के बाद कंडीशन हम लिखते हैं और कॉलन से उसको हम टर्मिनेट कर देते, नेक्स्ट लाइन पे उसका एग्जीक्यूट कोड लिख देते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट से उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये सिंटैक्स जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, स्विच न्यू डेट डॉट गेट डे। डेट का एक मेथड है जिसमें से हम डे गेट कर रहे हैं। अब केसेस हमने लिखे हुए हैं 0 से लेकर 6 तक, और फर्स्ट डे जो है वो हमारे पास संडे हमने उसमें प्रिंट करवा दिया। अगर संडे आ जाता है तो इसको हम केस स्टेटमेंट को यहीं ब्रेक कर देते हैं। एल्स ये जो है जब तक हमारे पास वो डे स्पेसिफिक डे रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ये स्विच स्टेटमेंट जो है ये चलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं कुछ, उनके मॉडिफायर्स और रिटर्न टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी ख़ास काम को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब जैसे कि आप अगर एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें एक एडिशन का फंक्शन आप रख लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का रख लेते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का। सो जब आपको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना हो, मीन एडिशन करनी है तो आप एडिशन कॉल करेंगे, सब्ट्रैक्शन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो आप कॉल करेंगे। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन समथिंग इन्वोक्ड। जहाँ से जब ये कॉल होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। फंक्शन नेम जो है उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स वगैरह हो सकती हैं। पैरेंथेसिस फंक्शन के बाद जो होती हैं उनमें पैरामीटर्स होते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप देते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग की तो आप दे दें, अदरवाइज एम्प्टी पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज़ प्लेस्ड इनसाइड द करली ब्रेसेस। बाकी कोड वगैरह जो होता है वो करली ब्रेसेस में हम लिख देते हैं। अब पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, इनमें ज़रा सा फ़र्क है। पैरामीटर्स आर द नेम्स लिस्टेड इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर्स जो हैं वो नाम होते हैं जो कि हम लिस्ट आउट करते हैं जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और आर्गुमेंट्स आर द रियल वैल्यूज़ रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड। अब यहाँ देखें ये इंटीजर मार्क्स जो हमने लिखा हुआ है ये पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन जब हम गेट रिज़ल्ट का मेथड कॉल करेंगे, फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं, तो गेट रिज़ल्ट का मेथड जब हम कॉल करेंगे उसमें हम जो मार्क्स देंगे वो क्या होंगे, वो आर्गुमेंट होंगे। इसी तरह फंक्शन ऑफन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन की बाज़ औक़ात एक रिटर्न वैल्यू भी होती है जो कि कॉल बैक पे रिटर्न हो जाती है। इसके साथ हमारे पास कुछ और जैसे कि प्राइवेट है, कुछ मॉडिफायर्स भी हम यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। सो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक वगैरह इस किस्म के हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई मेथड प्राइवेट होता है तो वो किसी दूसरी क्लास से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर वो पब्लिक होता है तो वो हर जगह उसी नेम स्पेस में
रहते हुए या उसी पैकेज में रहते हुए हम हर जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। या हमारे पास एक मेथड बना हुआ है प्राइवेट स्ट्रिंग गेट रिज़ल्ट, और उसमें हम आर्गुमेंट्स ये पैरामीटर्स दे रहे हैं इंट मार्क्स के। अब देखें गेट रिज़ल्ट में हम क्या कर रहे हैं, आगे एक स्ट्रिंग है हमारे पास रिज़ल्ट का, सॉरी इसको मैंने ज़ीरो लिख दिया क्योंकि ये पहले मेरा कुछ मोड था कि इसको मैं इंटीजर में बना रहा था। इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग से लिखेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 50, अगर 50 से अबव है मार्क्स तो पास होगा, एल्स रिज़ल्ट क्या होगा, फेल होगा। और जब ये फंक्शन जहाँ से कॉल किया जा रहा होगा वहाँ हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लूप्स की तरफ। इन आवर प्रोग्राम इफ़ वी हैव टू डू समथिंग रिपीटली देन वी कैन थिंक टू अप्लाई लूप स्ट्रक्चर। अगर हमने अपने प्रोग्राम में इटरेशन करनी, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। हमारे पास वाइल लूप होता है। वाइल लूप में हम एक्सप्रेशन देते हैं और उसके बाद वो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, तो वो लूप में कंडीशन चेक की जाती है, देन वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। एग्जांपल में देखें, हमारे पास एक इंटीजर है आई। अब हम चेक कर रहे हैं वाइल आई लेस देन 10, वाइल आई लेस देन 10, आई जब तक 10 से कम है लूप जो है वो इटरेट करेगा और टेक्स्ट में हमें दिखाता जाएगा कि द नंबर इज़, और आई वो 1 बाय 1 प्रिंट करता जाएगा, 1 2 3 4 5 9 तक ये प्रिंट कर लेगा। 10 पे जब पहुंचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक और लूप होता है हमारे पास डू वाइल लूप। डू में हम जो है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, वाइल में कंडीशन लिख देते हैं। अब इसमें और वाइल लूप में फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क तो ये है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, कंडीशन बाद में चलती है। वाइल लूप में कंडीशन जो है वो पहले चेक की जाती है, अगर फर्स्ट में ही उसको कंडीशन फॉल्स मिल जाए तो लूप की स्टेटमेंट नहीं चलती है। डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन स्टेटमेंट पहले चलती है तो और लूप की कंडीशन जो है वो बाद में चेक की जाती है। सो लूप जो है वो कम अज़ कम एटलीस्ट वन टाइम ये चलता है और उसके बाद एक्सप्रेशन चेक होती है। सेकंड अगर फ़र्क आप देखें तो इसके एंड पे सेमी कॉलन है, जबकि यहाँ हम यूज़ नहीं करते। डू वाइल लूप की एक एग्जांपल हमने दी हुई है, डू टेक्स्ट इज इक्वल टू द नंबर इज़ आई, और आई प्लस प्लस होता जा रहा है, और कब तक होगा, जब तक आई जो है वो लेसर देन 10 है। कुछ और लूप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर लूप हो गया। फॉर लूप में हम एक इनिशियलाइज़र लिस्ट देते हैं, जैसे नीचे हमने शो किया हुआ है फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0। अब आई इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इंटीजर आई जो है वो हमें ऊपर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन होती है, जैसे हमने लिखा है आई लेस देन 5, और उसके बाद इटरेशन लिस्ट होती है आई प्लस प्लस। इसके बाद हम जो है कुछ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो हम लिखते हैं, जो भी हमने टास्क करवाना होता है वो हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लिख देते हैं। जैसे कि हम टेक्स्ट को एक टेक्स्ट जो है एक स्ट्रिंग वो प्रिंट करवा रहे हैं, द नंबर इज़ 1 2 3 4 5, और इस तरह करके ये चलता रहेगा जितनी भी इटरेशन हमें चाहिए होंगी। कुछ और लूप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। फॉर ईच का लूप है, जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो वो हम फॉर ईच का लूप यूज़ करते हैं। फॉर ईच के लूप में हम पहले डाटा टाइप जो है वो दे देते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें हम वो एलिमेंट जो है वो चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ देखें फॉर ईच में हम एक नेम जो है स्टूडेंट का नाम, वो एक नेम की लिस्ट में वो चेक कर रहे हैं। अगर वो हमें मिल जाएगा तो वो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। ये सी शार्प का सिंटैक्स है, और जावा का थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ इन की बजाय जो है ये कॉलन लगा देते हैं, जस्ट ये फ़र्क होता है। PHP वगैरह बाकी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स आप देख सकते हैं नेट से। नेक्स्ट हमारे पास अरेज हैं। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप की
वेरिएबल्स की कलेक्शन अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसको हम एक अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अरे जो है ये कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एक ही वक्त पे हम एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमारे पास 1000 वेरिएबल्स हैं तो 1000 आप रख लें, 300 हैं, 500 हैं, वो आप एक अरे में स्टोर कर सकते हैं एक ही टाइम पे। एन अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यू अंडर अ सिंगल नेम। अरे का नाम सिंगल ही होता है और काफ़ी वैल्यूज़ आप इसमें रख सकते हैं। और अगर आप उसको एक्सेस करना चाहें तो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर दे के भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अरे हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं। एक सिंगल डायमेंशनल अरे है, एक डबल डायमेंशनल अरे है और एक मल्टी डायमेंशनल अरे होती है जिसको हम बाज़ का जैक्ड अरे भी कहते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, ये एक्चुअली अरे ऑफ अरेज होती है, ठीक है। एक अरे में मल्टीपल अरेज होती हैं, सो इसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। ये अरे का सिंटैक्स मैंने दिया हुआ है विद एग्जांपल। इंटीजर की एक अरे है जिसको हमने नंबर्स, उसका जो नेम है वेरिएबल नेम वो लिखा हुआ है और उसको कुछ हमने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, ये थर्ड इंडेक्स पे 4 है और फोर्थ इंडेक्स पे 5 है। अरे का इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट हो गया, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये तमाम बेसिक कंसेप्ट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। वो इन्वायरमेंट आपको नेट से, इनकी ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। और अगर इनमें किसी भी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आइडिया हेल्प जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे ट्यूटोरियल रिलीज़ करने का मकसद और मतलब ये होता है कि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। नॉलेज फैलाने से कम नहीं होता। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि वीक होते हैं या जिनको स्पेशल अटेंशन एंड केयर चाहिए होती है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं जो कि डेली बेसिस पे होती हैं या फिर एवरी सेकंड डे होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो है उसमें उन क्लासेस में वो गाइड किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी किसी भी किस्म की आपको कोई भी क्यूरी करनी हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल हमारा एंड होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।